सेक्शन 111 जो बात करता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस के बारे में, राइट? सो यस गाइस, हम साइमल्टेनियसली दो सेक्शंस डिस्कस करेंगे बिकॉज वो दोनों का पर्पस जो है वो कॉमन है। सेक्शन 111 एंड सेक्शन 115, समझना। सेक्शन 115 जो बात करता है, सेक्शन 115 जो बात करता है कि सीसी के नीचे एग्जिट आपकी स्पाइरल में सेक्शन 115 भी होगा, राइट? सेक्शन 115 जो है गाइस वो बात करता है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, समझना। सो अब ये सेक्शन 115 क्या बोलना चाहता है, इसको अपन थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 115 जो बात करता है वो बोल रहा है कि कोई भी प्रोविजंस अगर कंपनीज एक्ट के अंदर डाली हुई है, बिकॉज समझना कि कोई भी कंपनी होती है गाइस, राइट, या कंपनी लॉ होता है, तो कंपनी लॉ के अंदर जो भी पावर्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से सेग्रीगेटेड है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस के जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया गया है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस के जिसमें शेयर होल्डर्स को पावर दिया गया है, राइट? एंड देयर आर सर्टेन सेक्शंस के जिसमें कुछ लिमिट दी है। लिमिट, एक लिमिट तक वहां पे बोर्ड के पास पावर है, समझना। उस लिमिट से ऊपर अगर आपको वो ट्रांजैक्शन करना है तो पावर शेयर होल्डर्स के पास है। क्यों? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा पावर, राइट, हर एक चीज का बोर्ड को ही वहां पे दे दिया जाएगा, राइट? तो इस हिसाब से उसको पूरा का पूरा सेग्रीगेट किया है, समझना। अब हम बोल तो रहे हैं कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट जब कभी भी जनरल मीटिंग होती है गाइस, तो ये जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? तो डेफिनेटली जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे जनरल मीटिंग बुलाते हैं, राइट? एंड सारे शेयर होल्डर्स को हमने देखा था कि वो सारे शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं गाइस, वहां पे नोटिस वगैरह भेजते हैं। एंड ये शेयर होल्डर्स मीटिंग में आता है, मीटिंग अटेंड करते हैं। जो भी एजेंडा कंपनी ने, मतलब कि बोर्ड ने डिसाइड किया है, जो भी एजेंडा कंपनी ने, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है, उस हिसाब से वो फेवर या अगेंस्ट में वोट करते हैं, समझना। एंड अकॉर्डिंगली फेवर या अगेंस्ट में वोट करने के बाद अकॉर्डिंगली अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके ऊपर एक्ट करती है कंपनी, नहीं पास होता है तो कंपनी उसको ड्रॉप आउट करती है, सिंपल, राइट? बट यहां पे ये एजेंडा क्या होने चाहिए वो डिसाइड तो किसने किया? कौन से एजेंडा होंगे वो किसने डिसाइड किया? बोर्ड ने। नोटिस किसने भेजी? बोर्ड ने। एजेंडा क्या क्या होने चाहिए वो बोर्ड ने डिसाइड करके नोटिस के अंदर इंक्लूड किया, शेयर होल्डर्स को उस हिसाब से नोटिस भेज दी, समझना। शेयर होल्डर सिर्फ आए, डिसाइडेड एजेंडा पे डिस्कशन किया, फेवर या अगेंस्ट में वोट दिया, एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने मीटिंग को खत्म किया। अब शेयर होल्डर बोल रहा है कि यार मेरी मर्जी हो और मुझे अगर किसी चीज की इच्छा है कि ये वाला एजेंडा डिस्कस होना चाहिए, तो क्या वो चीज पॉसिबल नहीं है? समझना, शेयर होल्डर्स की इच्छा है एंड अकॉर्डिंगली उनको किसी एजेंडा को डिस्कस करना है इन दी जनरल मीटिंग, राइट? शेयर होल्डर की इच्छा है, बट शेयर होल्डर तो नोटिस बनाता नहीं है और ना ही भेजता है, राइट? तो हाउ कैन शेयर होल्डर डिसाइड फॉर अ पर्टिकुलर एजेंडा? समझना, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 115 उनको उस चीज का राइट देता है कि शेयर होल्डर की किसी एजेंडा को डिस्कस करने की इच्छा है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी किसी जगह पे या किसी पर्टिकुलर चीज में लैकिंग कर रही हो, राइट? तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए या फिर शेयर होल्डर को कुछ सिखामण देनी है, या फिर शेयर होल्डर चाहता है कि यार मेरी कंपनी, आई एम द रियल ओनर, तो मैं कंपनी को बोलूं कंपनी कुछ इस तरीके से करे, बिकॉज शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं है कि वो कंपनी में जाके बैठे और कंपनी का मैनेजमेंट करे इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, समझना, राइट? तो इसी के लिए ये दोनों सेक्शंस बने हैं। सेक्शन 115 जो है गाइस वो चार चीजों के लिए है, समझना। सेक्शन 115 चार चीजों के लिए है, राइट? एंड सेक्शन 111 जो है वो वाइड है, किसी भी मैटर के लिए शेयर होल्डर आज कंपनी को कुछ बताना चाहता है एंड शेयर होल्डर चाहता है कि ये वाला पर्टिकुलर एजेंडा डिस्कस हो, तो यस, शेयर होल्डर के पास मौका है कि वो कंपनी को वो चीज बता सकता है, समझना गाइस, राइट? 115 क्या बोलता है? 115 चार चीजों के बारे में बात करता है गाइस। सेक्शन 115 टॉकिंग अबाउट फोर थिंग्स के जिसमें वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उनको ये चीज बेच सकते हैं। ऐसी कौन सी चार बातें हैं गाइस, समझना। तो कानून ये बोलता है कि जब कभी भी शेयर होल्डर को ऐसा लगता है
समझना। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल नोटिस कब रिक्वायर्ड है, इसको देखते हैं। एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट, किसमें है गाइस? ऐसी कोई भी प्रोविजन है जो कहाँ पे है? एक्ट के अंदर है, राइट? या फिर एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस की वो बात करता है। तो एक्ट में अगर कोई प्रोविजन है और इसने बोला है कि इसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर कोई प्रोविजन है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्पेशल नोटिस चाहिए, तो फिर उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? may provide that special notice shall be required to move a resolution at the general meeting। समझना गाइस। तो दो चीजें यहाँ पे हमने देखी, एक्ट के अंदर लिखा है स्पेशल नोटिस, देन यस आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है स्पेशल नोटिस, देन यस यू हैव टू send special notice for a particular resolution। समझना। Now it says legal requirement for the special notice। Now what is the legal requirements अगर आपको ये special notice भेजना है तो, right? समझना। अब कंपनी जो बेचती है, सर आपने तो सिर्फ एक ही चीज बताई है कि कंपनी जब कभी भी जनरल मीटिंग रखना चाहती है, समझना, तो कंपनी अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को 21 क्लियर डेज पहले नोटिस भेजती है। समझना, राइट? कंपनी 21 क्लियर डेज पहले यहां पे नोटिस बिफोर 21 क्लियर डेज अंडर सेक्शन 101, अंडर सेक्शन 101 ये यहाँ पे 21 क्लियर डेज से पहले नोटिस भेजता है। ठीक है, ये तो बात हमको मालूम है। अब कंपनी ने इस नोटिस के अंदर 4 बातें वहां पे लिखी हुई है कि इस नोटिस के अंदर कंपनी क्या क्या करने वाली है। तो वहां पे इसके कुछ एजेंडा जो थे वो एजेंडा थे अड्डा, राइट? कि भैया हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे, हम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टर का रिटायर बाय रोटेशन करेंगे, हम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करेंगे। ये 4 बातें जो ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है वो वहां पे वो लोग डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, ऐसा कंपनी ने वहां पे 21 क्लियर डेज पहले ये भेज दिया। अब कानून ये बोलता है कि ये नोटिस, ये मीटिंग जो था, समझना, ये मीटिंग तो जो था जनरल मीटिंग, ये जनरल मीटिंग 25 तारीख को था। फॉर एन एग्जांपल, ये जनरल मीटिंग कंपनी ने जो हेल्ड की थी वो 25 को हेल्ड की थी। डेट ऑफ जनरल मीटिंग, मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, यहाँ पे 25 अप्रैल को सपोज है। ठीक है, कंपनी ने ये नोटिस भेजा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कंपनी ने ये नोटिस भेजा एंड यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हमने 25 तारीख को मीटिंग रखी है जिसमें ये वाला एजेंडा जो है वो अपन को डिस्कस करने का है। ठीक है, 1 तारीख को भेजा था, 2-3 तारीख को शेयर होल्डर्स के हाथ में ये सारी नोटिस वगैरह आ गया। अब नाउ शेयर होल्डर चाहते हैं कि भैया ये एजेंडा तो वो है जो कंपनी ने डिसाइड किया, हमको तो यार ये ऑडिटर के साथ मजा ही नहीं आ रहा है, एंड वी वांट टू रिमूव है, समझना, वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर, या फिर अगर इनको ऐसा लगता है वी वांट टू रिप्लेस दिस ऑडिटर विथ एनी अदर ऑडिटर, इनको रिमूव करना है सो सॉरी गाइस, ये ऑडिटर को रिमूव करना था या ये ऑडिटर को रिप्लेस करना था, समझना। तो यस, सेम गोज टू डायरेक्टर। अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमको किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है या फिर किसी डायरेक्टर को किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ
रिप्लेस करना है, समझना गाइस। दीज आर दी 4 एजेंडा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर, समझना। तो कानून ये बोलता है, कानून ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पे शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर्स, समझना, और कंपनी के इनसे मेंबर, राइट, ये लोग कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं। ये लोग किसको नोटिस भेज सकते हैं? कंपनी को, समझना। कंपनी ने किसको नोटिस भेजा था? शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स किसको नोटिस भेजते हैं वहां पे? बिकॉज दे वांट कंपनी के मेंबर्स को वहां पे क्या करना है? तो यस, कंपनी के मेंबर्स को ये 4 में से कोई भी एजेंडा करना है तो वो लोग नोटिस भेजेंगे, समझना गाइस। तो कानून ने बोला कि यार ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो नोटिस भेजा, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि नोटिस भेजा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप कौन से नोटिस की बात कर रहे हो? जब कभी भी किसी ने बोला तो, समझना, जब कभी भी किसी ने बोला तो वहां पे पता कैसे चलेगा? तो कानून ने बोला चलो इसका नाम हम वहां पे रख देते हैं नोटिस की जगह पे, बिकॉज ये हर बार नहीं भेजा जाता, ये कभी कभी भेजा जाता, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं? स्पेशल नोटिस, समझना कैसे। बहुत भेजा नोटिस, अब भेजेंगे स्पेशल नोटिस, बिकॉज ये तो कंपनी बहुत बार बेचती है, तो बहुत भेजा नोटिस, अब भेजेंगे स्पेशल नोटिस। द मोमेंट इटसेल्फ इट सेज कि स्पेशल नोटिस भेजना है या स्पेशल नोटिस मिला है, तो आपको समझ जाने का ये स्पेशल नोटिस मेंबर ने ही कंपनी को भेजा होगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन मेरे साथ। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है स्पेशल नोटिस, तो आपको समझ जाने का कि भैया ये बात जो कर रहा है वो अंडर सेक्शन 115 बात कर रहा है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ये सेक्शन 115 की बात कर रहा है। एंड ये स्पेशल नोटिस किसने किसको भेजा होगा? तो इसने बोला कि ये स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के मेंबर्स ने वहां पे कंपनी को भेजा होगा। 4 चीजों के लिए ये लोग ये स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं। There are 4 purposes for which special notice can be sent, right? ये 4 पर्पस ये रहे आपके लिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर, समझना। ये 4 पर्पसेस के लिए ये स्पेशल नोटिस भेजते हैं। ये कितने दिन पहले भेजने का उसकी एक प्रोविजन है गाइस। तो कानून ने बोला कि भैया जनरल मीटिंग का डेट तो फिक्स हो चुका है, ठीक है, तो कंपनी ने जो जनरल मीटिंग का डेट डिसाइड किया उसके एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, एटलीस्ट 14 डेज, कम ऑन, 25/4 है ना, इनको पता तो चल ही गया है बिकॉज सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस मिल चुका है। तो कानून ने बोला एटलीस्ट 14 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग आपको ये स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आप चाहते हो कि अब ये 4 में से कोई एक एजेंडा वहां पे तय हो। मतलब कि कंपनी ने जो ये 4 एजेंडा भेजा था अड्डा, इसके साथ अब 5वां एजेंडा भी वहां पे क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। तो सर 14 दिन पहले आपको ये भेजने का, राइट, यहाँ पे एटलीस्ट टाइम दिया, एटलीस्ट 14 दिन पहले, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। आप इससे पहले भी भेज सकते हो, बिकॉज क्या होता है कि आप लोग को मालूम है ड्यू डेट ऑफ एजीएम, मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, यू गाइस आर अवेयर अबाउट ड्यू डेट ऑफ एजीएम अंडर सेक्शन 96। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को भी अगर ऐसी कोई प्रोविजन मालूम है, राइट, कि भैया ये ड्यू डेट कंपनी का 30 सितंबर आ रहा है, तो चलो हम एडवांस में ही स्पेशल नोटिस भेज देते हैं कि हे कंपनी, अभी कंपनी ने ये वाला नोटिस भेजा नहीं है, समझना, इससे ही पहले क्या आप ये नोटिस भेज सकते हो? ये सब भेज सकते हो कि हे कंपनी, जब भी तू नोटिस भेजे तो ये पॉइंट भी कंसीडर करना। वो 4 में से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर ने एडवांस में ही ये नोटिस आए उससे पहले ही स्पेशल नोटिस भेज दिया। क्या वो भेज सकता है? कानून ने बोला डेफिनेटली वो भेज सकता है, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। आप एडवांस में भेजना चाहते हो, डेफिनेटली आप भेज सकते हो, बट 3 महीने से फिर ज्यादा एडवांस आपको नहीं करना है। आप इस साल नहीं बोल सकते कि हे कंपनी ले पकड़ स्पेशल नोटिस और नेक्स्ट ईयर हमको ऑडिटर को निकालना है। इतना 1 साल एडवांस में आपको नहीं बोलना है गाइस, मैक्सिमम 3 महीना एडवांस में बोल सकते हो, एटलीस्ट 14 दिन पहले तो बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये एजेंडा जनरल मीटिंग के अंदर कंसिडर नहीं होगा।
अब बात आती है, ये तो बात ये हुई कि कितने दिन पहले आपको ये स्पेशल नोटिस भेजने का। पहले क्या देखा कि कौन से पर्पस इसके लिए देखने का। कम ऑन गाइस, 115 के लिए तीन ही चीज देखने की। एक, आपको कौन से पर्पस इसके लिए स्पेशल नोटिस भेजना है, राइट। फिर हमने देखा बिफोर हाउ मेनी डेज यू हैव टू सेंड दिस। अब ये देखना है कि भैया क्या सारे के सारे मेंबर्स, कंपनी में 1,00,000 मेंबर है तो क्या सबके सबको भेजना पड़ेगा ये? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, समझना गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़े से शेयर होल्डर्स भी अगर इसको भेजते हैं तो चलेगा। तो कानून ने यहाँ पे इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट बनाया, राइट। ये रहा, इफ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग, देन नोटिस of the intention to move such a resolution shall be given to the company by members holding not less than 1% of the total voting power। मतलब के एटलीस्ट इतने लोग नोटिस भेज रहे हैं कि इनके पास 1%, इनके पास कितना पावर है गाइस? 1% वोटिंग पावर है। एटलीस्ट इनके पास 1% वोटिंग पावर है, राइट। या फिर इनके पास होल्डिंग शेयर्स नॉट एक्सीडिंग, holding shares on which sum not exceeding 5 lakh rupees as the case may be has been paid up, right। यहाँ पे या फिर उसके पास 5 लाख रुपए का पेड अप होना जरूरी है। 5 लाख रुपए की इनके पास पेड अप कैपिटल है तो चलेगा, राइट। या फिर एटलीस्ट इनके पास क्या होना चाहिए गाइस? 1% वोटिंग पावर होना चाहिए, समझना। सो यहाँ पे एटलीस्ट कितने शेयर होल्डर्स को ये भेजना है? तो 1% इनके पास वोटिंग पावर है और 5 लाख रुपीस का शेयर होल्डिंग है। समझ में आ रहा है? इतने लोग को एटलीस्ट ये भेजना पड़ेगा। अब सपोज कंपनी के अंदर टोटल शेयर होल्डर्स के पास तो मिला के 100% वोटिंग पावर होगा, यहाँ पे तो सिर्फ 1% वोटिंग पावर आपके पास है, मतलब कि 1% शेयर कैपिटल है और आप बेचते हो तो चलेगा, या फिर 5 लाख रुपए की शेयर होल्डिंग है तो ठीक है। सिर्फ इतने ही लोग ने, मतलब तकरीबन 10-12 लोग ने मिलके ये स्पेशल नोटिस भेज दिया। कंपनी के अंदर तो 1,00,000 शेयर होल्डर है, समझना। कंपनी ने जब ये वाला नोटिस भेजा होगा ना गाइस, मेरी बात ध्यान से समझना, तो ये तो सबको भेजा होगा 1,00,000 को कि भैया 25 तारीख को मीटिंग के हवेली पे आ जाना, ठीक है। कंपनी ने तो सबको ही भेजा होगा, बट इसमें से चंद शेयर होल्डर्स जो है 10, 12, 15, 100 जितने भी शेयर होल्डर्स जिसके पास 1% वोटिंग पावर हो जाता है टोटल मिला के, उन लोग ने कंपनी को क्या बोला कि भैया ये 4 एजेंडा के साथ साथ हम 5वां एजेंडा भी डिस्कस करेंगे। अब 1,00,000 में से सिर्फ 100 जन को ही मालूम है कि 4 नहीं बल्कि 5वां एजेंडा भी डिस्कस करना है, बाकी के लोगों को तो मालूम नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो गाइस? कंपनी ने न्योता दिया है 1,00,000 जन को, उसमें से चंद शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ये 5वां एजेंडा रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर या रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला भी डिस्कस हो, तो वो तो सिर्फ 100-200 लोग ही जानते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? इसीलिए कानून ने वहां पे बोला, समझना गाइस, इसीलिए कानून ने वहां पे बोला कि यस, ऐसा अगर स्पेशल नोटिस यहाँ पे इनको मिलता है, ऐसा स्पेशल नोटिस अगर इनको यहाँ पे मिलता है, तो कंपनी यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स को फिर से एक नोटिस भेजेगा। कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को फिर से एक नोटिस भेजेगा। अब मुझे बताओ गाइस, आप लोग एग्जाम में अपीयर हुए हो, पेपर लिखने के लिए बैठे, आपको इन्विजिलेटर ने आके मेन शीट दिया, आपने पूरा मेन शीट लिख लिया, अभी 1.5 घंटा ही हुआ था, 3 घंटे में से आपका मेन शीट खत्म हो गया। क्या आप फिर से बोल सकते हो अरे वो मैडम मुझे एक मेन शीट दो ना दूसरी? मैडम ने बोला नहीं नहीं अब तो सप्लीमेंट्री मिलेगी। अरे मैडम मुझे ना 4-5 सप्लीमेंट्री लेनी पड़े, इससे अच्छा फिर से एक मेन शीट दे दो ना। क्या आपको दूसरी बार मेन शीट मिलेगा, या फिर आपको चाहिए उतनी सप्लीमेंट्री मिल सकती है? कम ऑन मेरे पास, ए कम ऑन गाइस, क्या आपको सेकेंड टाइम मेन शीट मिलेगा? यस और नो? चाहे आपको 25 सप्लीमेंट्री क्यों ना भरनी हो, बट आपको ऑलवेज क्या मिलेगा गाइस? सप्लीमेंट्री ही मिलेगा, आपको मेन शीट दूसरी बार नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे भी कंपनी ने ऑलरेडी एक बार ये मेन शीट भेज दी है, जिसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि मेन नोटिस भेज दी है, राइट, ठीक है, जिसमें क्या एजेंडा रहेगा, क्या वेन्यू रहेगा, रोड मैप क्या है, एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ कंपनी ने भेज चुकी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कानून बोलता है यहाँ पे आपको पूरा नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एडिशनल नोटिस भेज दो।
कि जिसको जिसको कानून की लैंग्वेज में अडेंडम बोला जाता है। कम ऑन गाइस, इंग्लिश का भारी वर्ड, लॉ लैंग्वेज है अडेंडम। अडेंडम का मतलब ये होता है एडिशनल नोटिस, मतलब को आपको सिर्फ 5वां एजेंडा आपने अंदर ऐड किया है तो यस 5वें एजेंडा के बारे में वहां पे थोड़ा बहुत लिखो और शेयर होल्डर्स को भेज दो। ये आपको कितने दिन पहले भेजने का, तो कानून ने बोला एटलीस्ट है, कम ऑन, एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग। एटलीस्ट आपको ये 7 दिन पहले शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ेगा। ये 7, 14, 21 का गेम समझ में आता है आपको? है कमान, यहाँ पे कितने दिन पहले भेजा था? पहले इन्होंने 21 दिन पहले। फिर वहां पे ये 1% वोटिंग पावर और 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल वाले लोग जो है वो चाहे तो ये 4 पर्पसेस के लिए 14 दिन पहले कंपनी को क्या कर सकते हैं? स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, राइट। फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग द एडिशनल एजेंडा दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग जनरल मीटिंग। तो ये उनको कितने दिन के लिए, कितने दिन पहले एटलीस्ट ये भेजना पड़ेगा? 7 days बिफोर, राइट। बट कंपनी के अंदर जो जनरल मीटिंग होती है ना गाइस, वो साल में एक ही बार होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे साल में एक ही बार दिवाली का त्योहार आता है, और आप लोग को मालूम है कि इतना बड़ा त्योहार है हम सबके लिए, जो इंडिया में वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इतना बड़ा त्योहार है कि हमारे घर वाले, मम्मी अपने काम में बिजी हो जाती है, पापा अपने शॉप वॉप के वो जो बुक्स वगैरह, हम नई बुक्स वगैरह लाते हैं, उसका पूजन वूजन होता है, वो उनके काम में बिजी होते हैं। हम लोग हमारे कामों में बिजी हो जाते हैं, खाने पीने में और उसमें, राइट। तो समझना, तो जैसे दिवाली साल में एक बार आती है और जिसमें बहुत सारा काम सबको अपना अपना होता है, वैसे एजीएम भी एक दिवाली की तरह है जो साल में एक ही बार आता है। कंपनी को बहुत कुछ उस एजीएम के अंदर और उस एजीएम के रिलेटेड वर्क करना होता है, कंपनी बिजी होती है। सो बार बार इतने सारे लोगों को फिर से नोटिस भेजना, कंपनी के पास माइट भी ऐसा टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कानून ने यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि हे कंपनी, अगर तेरे को एडिशनल नोटिस भेजना पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है कि यार इतना सारा काम है और सबको अभी कुरियर करे हम, तो कोई बात नहीं, हम तेरे को यहाँ पे एक रास्ता दे रहे हैं। अगर एडिशनल नोटिस नहीं भेजना है तो तू न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दे, और वहां पे बता दे कि हे मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, जब आप एजीएम में आओगे आपको ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है, उसमें 4 एजेंडा थे, हम साथ में ये 5वां एजेंडा भी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दो, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, एंड एक वर्नाक्यूलर मतलब के लोकल लैंग्वेज जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सपोज वो गुजरात में सिचुएटेड है तो गुजराती में, और महाराष्ट्र में है तो मराठी में, राजस्थान में है तो हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये 2 न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट वहां पे एटलीस्ट 7 days बिफोर, ये भी 7 days बिफोर ही है, राइट। एटलीस्ट 7 days बिफोर आप इधर इनको एडिशनल नोटिस भेज दो या फिर आप न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट दे दो, आपका काम वहां पे हो जाएगा। सिंपल। यस गाइस, ये चार्ट वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखो पूरी चीज यहाँ पे आ गई होगी गाइस, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देखा कि एक्ट या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है, राइट। एक्ट ने तो 4 ही चीजों के लिए स्पेशल नोटिस बोला है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ज्यादा नंबर के लिए भी, ज्यादा चीजों के लिए भी स्पेशल नोटिस के बारे में बात कर सकता है, राइट। तो आपको वहां पे फिर वो रिक्वायरमेंट के लिए भी स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट ने बोला, आर्टिकल्स ने बोला, फिर हमने इसके बाद देखा if special notice is required to move a resolution at a general meeting, तो एटलीस्ट इतने लोग को यहाँ पे 1% वोटिंग पावर और 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट होगा तो चलेगा। यहाँ पे जो नॉट एक्सीडिंग लिखा है ना, इसको कट करके ये गलत लिखा है, नॉट लेस देन लिखना, नॉट लेस देन कर देना गाइस, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नीचे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गाइस कि आपको नॉट अर्लियर देन 3 months एंड एटलीस्ट 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग ये स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, राइट। और 1% वोटिंग पावर नॉट लेस देन, यहाँ पे करेक्ट कर दिया इन्होंने, और पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस होना चाहिए। नोटिस गिवन टू बी गिवन टू द मेंबर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस। देखो गाइस 2 चीज हमने यहाँ पे देख ली, पहले चीज क्या देखी, एक ये वाली, राइट। फिर क्या देखा, स्पेशल नोटिस आया है, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी बाकी के लोगों को ये नोटिस बताएगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस द कंपनी शैल गिव नोटिस
of the intention to move the resolution to all its members, right, in such manner as may be prescribed, right, इनको वहां पे ये देना पड़ेगा। ये कितने दिन पहले देना पड़ेगा, तो उसके रूल्स आए, रूल्स के अंदर ये सारी चीजें लिख दी। द कंपनी शैल गिव नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग। नोटिस आपको वो सेम मैनर में देनी है जिस हिसाब से आपने जनरल मीटिंग की नोटिस दी है। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल है, कम ऑन गाइस, if it is not practicable because AGM दिवाली की तरह, दिवाली का त्योहार है, not practicable for the company to give such additional notices, then कोई बात नहीं, the notice shall be published, ये नोटिस आपको पब्लिश करना है at least 7 days before the general meeting, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर, राइट, उसका वाइड सर्कुलेशन पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में जाना चाहिए जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और ये नोटिस साथ में आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी प्लेस करना पड़ेगा। ये नोटिस जो है गाइस, इसमें आपको ये रिक्वायरमेंट तो करना ही है, प्लस टू प्लेस सच नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, राइट, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको ये नोटिस वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। किसी का डाउट है कि सर अगर कोई न्यूज़पेपर में आपने दिया बट वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ही ना हो अगर शेयर होल्डर, तो कोई बात नहीं बेटा, राइट, ऐसा तो है ही नहीं कि 5वां एजेंडा ऐसे अपने आप से ही अप्रूव हो रहा है। शेयर होल्डर वहां जाके उसको ऐसा लग रहा है कि ये 5वां एजेंडा जो है इसके ऊपर मुझे फेवर में वोट नहीं देना है, तो वो अगेंस्ट में वोट दे देगा। मीटिंग तो दिन तो वही है, मीटिंग का दिन तो चेंज नहीं हुआ है, राइट, ना ही कोई चीजों के अंदर चेंज हुआ है, तो वो तो उनको करने का ही है, तो उसमें कोई इश्यू वहां पे नहीं रहेगा। अब कौन से 4 बातों के लिए आप स्पेशल नोटिस भेज सकते हो? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, राइट, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा था उसकी जगह पे किसी और को आप अपॉइंट करना चाहते हो, मतलब रिप्लेस करना चाहते हो ऑडिटर को। A resolution expressly providing for the retiring auditor shall not be reappointed, कि भाई ये ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है ना उसको हम रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, राइट, वी वांट टू रिमूव, इनको रिमूव करना चाहते हैं, जो रिटायर ऑडिटर है उनको रिमूव करना चाहते हैं। एंड सेम गोज टू a resolution for removing a director before expiry of his term of office, अब डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो मतलब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एंड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर रिमूव्ड, मतलब जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को आप रिमूव करना अपॉइंट करना चाहते हो, राइट, तो उस केस के अंदर आपको वहां पे रिप्लेसमेंट के लिए भी ये चीज करनी पड़ेगी। देयर इज वन डाउट फ्रॉम ईशा, सर शेयर होल्डर्स अलग अलग सिटी में होते हैं तो सब रीजनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, बेटा सिटी में नहीं ना, गुजरात में तो गुजराती ही होते हैं तो चलेगा, राइट। फिर आपके शेयर होल्डर सपोज तेलंगाना में रहता है, देन देयर इज नो नीड टू गिव एडवर्टाइजमेंट एट द तेलंगाना, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर तो हम इंग्लिश में लिख ही रहे हैं, राइट, तो वो वहां पे आपको पढ़ लेने का कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। पूरे स्टेट में न्यूज़पेपर आता है, राइट, तो पूरे स्टेट में एक लैंग्वेज होती है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, राइट, सिटी वाइज फिर वहां पे कैसे होगा? फिर आप बोलो सर मैं तो गुजरात में रहता हूँ बट सिंधी हूँ, सिंधी न्यूज़पेपर तो वो नहीं आता है बेटा। यहाँ पे सिर्फ वही ऑडिटर की बात है जो रिटायर हो रहा था, राइट, और आप उनको रिटायर ऑडिटर को फिर से अपॉइंट करना नहीं चाहते हो, रिटायरिंग ऑडिटर को, राइट, और किसी और ऑडिटर को आप अपॉइंट करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़े। वेरी क्लियर गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 115 जो लास्ट 30 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ 7, 14, 21 का ये चक्कर है, वही आपको ध्यान में रखने का, राइट। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आई विल शेयर इट विथ यू, जिसमें मैं ये लिख रहा हूँ, राइट। सो यस 21 क्लियर डेज पहले आपको ये नोटिस भेजना पड़ेगा, देन 14 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा, और ये नोटिस स्पेशल नोटिस कहलाएगा, राइट। एंड देन फिर कंपनी वहां पे एडिशनल नोटिस भेजेगा टू ऑल द शेयर होल्डर्स, राइट, और वो कितने दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा? तो कानून ने बोला वो आपको एटलीस्ट 7 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग भेजना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप 7 दिन पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट वहां पे दे सकते हो, एक इंग्लिश एंड एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर। यस गाइस, 115 में अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क।
रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर सेम नहीं बोल सकते। अगर हम कोई ऑडिटर को रिमूव करेंगे तो किसी दूसरे को अपॉइंट करना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा, बट उसमें कंपनी आपको सजेस्ट करती है ईश्वरी, राइट? कंपनी कुछ सजेस्ट कर रहा है और फिर आप उसके ऊपर यस नो बोलते हो और आप ही वहां पे ऑप्शन लेके जाते हो, राइट? वो दोनों चीज अलग अलग हो जाएगी। For any other resolution to be passed specified in the act, member special notice required. एक्ट के अंदर तो ये चार ही चीज लिखी हुई है। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है कि फॉर दैट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, देन यस आपको वहां पे स्पेशल नोटिस का प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्ट के अंदर किसी चीज के लिए नहीं लिखा है, आपका आर्टिकल्स भी साइलेंट है, राइट, तो अक्षत आपको वहां पे स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर एक्ट या आर्टिकल दोनों में से किसी एक जगह पे स्पेशल नोटिस के बारे में जिक्र किया है तो वहां पे आपको ये भेजना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट गाइस, सेक्शन 115 जो बात करता है स्पेशल नोटिस के बारे में। बहुत भेजा नोटिस नोटिस, अब भेजेंगे स्पेशल नोटिस, राइट, जो 115 है। ठीक है, ऐसा ही गाइस वहां पे एक सेक्शन है, सेक्शन 111, जो बात करता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ये भी बहुत इजी है गाइस। अब जितने मेंबर्स, हमने एलिजिबिलिटी देखा था सेक्शन 100 के अंदर ईजीएम बुलाने के लिए, तो ईजीएम बुलाने के लिए जितने एटलीस्ट मिनिमम शेयर कैपिटल या एटलीस्ट मिनिमम मेंबर्स चाहिए, उतनी ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंबर्स रेजोल्यूशंस को सर्कुलेट करवाने के लिए। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी इच्छा से कोई एजेंडा डिस्कस हो, हमारी इच्छा से कोई वहां पे रेजोल्यूशंस पास हो, तो उस केस के अंदर सपोज आपके पास 2 शेयर है किसी कंपनी को और आप चाहते हो कि मेरी इच्छा से आज रिलायंस में ये वाला एजेंडा डिस्कस हो, तो आपकी इच्छा नहीं मानी जाएगी। आपके पास सिर्फ 2 शेयर है, राइट? एटलीस्ट कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए? तो अगर आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो आपके पास एटलीस्ट 1/10 और उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होने चाहिए। और अगर हैविंग नो शेयर कैपिटल वाली है, राइट, तो आपके पास 1/10 वोटिंग पावर होना चाहिए। बिकॉज शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर तो है ही नहीं, तो वहां पे क्या कंसीडर किया जाएगा? वोटिंग पावर कंसीडर किया जाएगा। समझना, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 4 ही चीज के लिए कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए आप चाहते हो वहां पे, राइट, कि ये पर्टिकुलर चीज डिस्कस हो वहां पे, तो डेफिनेटली वो हो सकता है। अब शेयर होल्डर्स आज कंपनी को कुछ बोलते हैं ना, तो शेयर होल्डर्स कंपनी को ये जो दोनों चीज बोलते हैं गाइस, वो ऐसी हो सकती है कोई एक चीज कि वो किसी चीज के लिए सिर्फ एक सजेशन है। क्या है वो? सिर्फ एक सजेशन है। और कोई चीज ऐसी भी हो सकती है वहां पे, राइट, कोई मैटर ऐसी भी हो सकती है which is required to be discussed and to pass resolution, ऐसी भी हो सकती है। दोनों चीज अलग अलग है। नाउ ये शेयर होल्डर जो एक कंपनी का रियल ओनर है, वो ये चाहता है, मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, वो ये चाहता है कि यार ये मेरा सजेशन अगर कंपनी फॉलो करे ना, या कंपनी अगर देखे ना, तो कंपनी को बहुत सारा फायदा हो सकता है। आई वॉन्ट बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मेरे जैसे ऐसे 1 लाख शेयर होल्डर्स है कंपनी के, बट आई वॉन्ट कि कंपनी इस रेजोल्यूशन को, या कंपनी इस सर्कुलर को, या कंपनी इस सजेशन को कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर तक पहुंचाए। है गाइस, कम ऑन, बिकॉज मैं सारे शेयर होल्डर्स को नहीं जानता, मैं सिर्फ किसको जानता हूं? कंपनी को जानता हूं। क्या मैं कंपनी का अकेला ओनर हूं? नहीं, मेरे साथ और लाखों ओनर्स है कंपनी के, मतलब के लाखों शेयर होल्डर्स है। सो मेरा कुछ आइडिया है, आई वांट, वो आइडिया सिर्फ सजेशन है। आई डोंट वांट कि उसको रेजोल्यूशंस बना के उसको पास किया जाए, वो सिर्फ एक सजेशन है। बट यस, आई वांट कि ये सजेशन सबको फॉरवर्ड किया जाए, राइट, सर्कुलेट किया जाए। कम ऑन गाइस, क्या सर्कुलेट किया जाए? किसके? मेंबर्स के आइडिया को, मेंबर्स के सजेशंस को, मेंबर्स के रेजोल्यूशंस को। तो उसके लिए सेक्शन 111 आपको हेल्प करता है। समझना, बड़ी बड़ी लॉजिक से ये सारी चीजें, और बड़ी वार्ता की फॉर्म में मैं आपको ये सब कुछ स्टोरी के फॉर्म में सुनाऊंगा गाइस, समझना। बट यस, ऐसा ही आपके सजेशंस नहीं लिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास इधर आपके पास 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए, या फिर आपके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए। कम ऑन,
आपके पास 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए या फिर आपके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए, तब जाके आपका सजेशन या आपका रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। The requisionists are entitled to propose any resolution to the company. Requisionists मतलब those person who are requesting to the company. समझना कैसी, यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर्स वहां पे बता रहे हैं, तो इनका नाम यहाँ पे कानून ने क्या रखा? रिक्विजिनिस्ट, राइट? ये अपने रिक्विजिनिस्ट है कि जो कंपनी को वहां पे बोल रहे हैं। द रिक्विजिनिस्ट आर एंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी रेजोल्यूशन to the company and require the company to move such resolution in the annual general meeting. When a resolution is so proposed, the company shall be bound to give notice of such resolution to all the members. मतलब किसी मेंबर ने, किसी रिक्वेस्टनिस्ट ने कंपनी को बताया, समझना, किसी रिक्वेस्टनिस्ट ने कंपनी को बताया, तो कंपनी को ये बात सारे शेयर होल्डर को बतानी पड़ेगी कि भैया हम एजीएम में ये वाला एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं। आर बोले तो रिक्वेस्टनिस्ट, इसने कंपनी को बताया, तो कानून ये बोलता है द कंपनी शैल बी बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन टू ऑल दी मेंबर्स। सारे मेंबर्स को आपको ये देना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड in the notice of a general meeting which is to be dealt with at that general meeting, the requestnees are entitled to prepare the statement with respect to such matter and require the company to circulate such statement to all the members. यहाँ पे resolutions है, तो यहाँ पे matter है, सिखामण। I told you ना, दो चीजें हो सकती है, right? तो रेजोल्यूशंस के फॉर्म में है, तो ये पास करवाना पड़ेगा, सारे शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ेगा। किसी मैटर के बारे में आप सिर्फ डिस्कस करना चाहते हो, काइंड ऑफ सजेशन, तो वहां पे वो भी आपको बिंग अ कंपनी सर्कुलेट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? दो चीजें हैं यहाँ पे, आप इस पॉइंट के बाहर या फिर यहाँ पे एनसर्कल कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, राइट? कि यहाँ पे जो बात करता है वो रेजोल्यूशंस के बारे में बात करता है, वाइल यहाँ पे किसी मैटर के बारे में बात करता है। फिर उसके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि अगर ऐसा कुछ रिक्वेस्टनिस्ट आप यहाँ पे भेजते हो इन द फॉर्म ऑफ सजेशन और इन द फॉर्म ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड, राइट? तो कानून ने बोला कि भैया इट हैज टू बी साइंड बाय रिक्वेस्टनिस्ट। कहाँ पे भेजना है ये आपको? तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजना है। ये सजेशन से ऐसा कुछ भी आप भेज सकते हो, बट कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे आपको ये भेजना पड़ेगा, राइट? ये ड्यूली साइंड होना चाहिए, ये ड्यूली साइंड होना चाहिए। डिपॉजिट्स ऑफ मनी, आपको मनी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गाइस। ऐसा जरूरी नहीं है ना आप तो वहां पे आए दिन फिर बोलो कि लो हे कंपनी ये सजेशन है सबको फॉरवर्ड करो ना। आप कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर है, राइट? सबको कुरियर करने बैठे कि सपोज एक जन का 30 रुपया भी एवरेज कुरियर का होता है, तो 30 लाख रुपए का खर्चा होगा वहां पे, समझना, राइट? और ईमेल से भी भेज सकती है, तो वहां पे कॉस्ट थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है? बट यस, बहुत हैवी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, 10,000 शेयर होल्डर भी होंगे तो भी 2-3 लाख रुपया घुस जाएगा, राइट? तो कभी कभी कोई मस्ती ना करे, और मस्ती करने के लिए ही सब ऐसे ही ना हो, इसीलिए वहां पे प्रोविजन बनाया, अ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंस, राइट? इतना अमाउंट के जो कंपनी के एक्सपेंस को मीट अप कर दे, दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट अलोंग विद द रिक्विजिशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कागजात नहीं भेजने हैं, राइट? साथ में आपको क्या भेजने का गाइस? वहां पे पैसे भी भेजने के। सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंस दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड। तो ये सजेशंस और इसके साथ साथ आपको ये पैसा भी कंपनी को देना पड़ेगा फॉर डूइंग सम एक्सपेंसेस। ये कितने दिन पहले आपको भेजना है? तो कानून ने वहां पे दो चीजों को अलग किया कि अगर आपको सिर्फ सिखामण देनी है तो आपको एटलीस्ट 2 वीक पहले भेजने का, 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। बट अगर आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो तो आपको 6 वीक पहले ये भेजना पड़ेगा, 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। समझना गाइस? अगर आपको सिर्फ सजेशंस देना है तो ये आपको 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग भेजना पड़ेगा। बट आपको ऐसी कोई बात है तो आपको 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग ये आपको साइन करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। बट सर ये कैसे पॉसिबल है 6 वीक्स बिफोर दी जनरल मीटिंग? बिकॉज सर इसमें तो लोचा नहीं हो जाएगा। कैसा लोचा? समझना कैसा कि कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा है, ठीक है, एजीएम का 21 क्लियर डेज पहले सर भेजा है।
ठीक है। फिर यहाँ पे सर रिक्वेस्टनिस ने कंपनी को बताया है, अगर वो सिर्फ सजेशन है तो सर कानून ने बोला कि 2 वीक्स बिफोर दी जनरल मीटिंग आपको बताना पड़ेगा। बट सर अगर वो रेजोल्यूशन के फॉर्म में है तो सर आप बोल रहे हो इफ इट इज रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन, तो फिर सर आप बोल रहे हो कि आपको 6 वीक्स बिफोर दी जनरल मीटिंग भेजना पड़ेगा। तो सर 21 डेज पहले नोटिस आया तो 6 वीक पहले हमको कैसे पता? 6 वीक सर मतलब 42 दिन होते हैं, समझना। तो सर 42 डेज पहले हमको कैसे पता चलेगा कि यस कंपनी यहाँ पे इस टाइम पे जनरल मीटिंग रख रही है, समझना, राइट। बट यस यहाँ पे आपको ड्यू डेट्स तो मालूम होता है ना कंपनी का, समझ में आता है क्या? कंपनी का ड्यू डेट्स तो आपको मालूम ही है कि कंपनी का लास्ट डेट एजीएम का 30 सितंबर है। तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे कैलकुलेट करके, समझना, अकॉर्डिंगली आप वहां पे कैलकुलेट करके 42 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग अगर ये चीज भेज देते हो तो डेफिनेटली वहां पे आपको चलेगा, ठीक है। 42 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। तो सर यहाँ पे तो कंपनी गेम कर सकती है हमारे साथ, कैसे? समझना, कैसे? बड़ा पेचीदा मामला मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी गेम कर सकती है सर हमारे साथ, कैसे? कि सपोज सर कंपनी का ड्यू डेट ऑफ एजीएम 30 सितंबर था, 42 डेज पहले हमको ये एटलीस्ट भेजना चाहिए था, राइट। ये कंपनी का ड्यू डेट ऑफ एजीएम था, समझना, ये ड्यू डेट ऑफ एजीएम था और वो था 30 सितंबर, ठीक है। 42 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग अगर हमको कोई मैटर विच रिक्वायर्स टू पास और टू मूव अ रेजोल्यूशन हमको 42 डेज पहले भेजना चाहिए, तो तकरीबन इसमें से 42 डेज बिफोर चला जाऊंगा इस, राइट। तो मुझे 18 अगस्त यहाँ पे डेट आएगा, मुझे 18 अगस्त तक यहाँ पे क्या कर देना पड़े, 6 वीक अगर मैं बहुत बात करूं तो 18 अगस्त या उससे भी ज्यादा 14 अगस्त तक, ठीक है। 18 और 14 अगस्त से पहले पहले वहां पे 15 रखते हैं, 15 अगस्त से पहले पहले ये 6 वीक पहले अपन को भेज देने का सेफर साइड चलते हैं, बिकॉज जिस दिन भेजे उस दिन गिना नहीं जाएगा ना। तो अगर 30 सितंबर को कंपनी का ड्यू डेट था 15 अगस्त, तो सर किसी रिक्वेस्ट जिसने कंपनी को 14 अगस्त को ये भेज दिया, ठीक है, मैटर्स विच रिक्वायर रेजोल्यूशन। सर कंपनी बड़ी चालाक थी, ये एजेंडा उसको डिस्कस न करना पड़े, इसीलिए कंपनी ने फिर क्या किया, जैसे ये 14 अगस्त का नोटिस इनके पास आया ना, तो कंपनी ने एजीएम का नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को भेजा और बोला कि भैया ये एजीएम का नोटिस कंपनी ने 16 अगस्त को भेजा है, समझ रहा, और बोला कि हम 15 सितंबर को एजीएम कर रहे हैं। कंपनी को तो ये 21 दिन पहले ही भेजना था, ठीक है। तो 21 दिन पहले 15 सितंबर को एजीएम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो कंपनी ने 16 अगस्त को ये नोटिस भेजा कि 15 सितंबर को हम एजीएम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे गाइस, तो 15 सितंबर एंड 14 अगस्त 6 वीक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 6 वीक का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, और कानून तो ये बोलता है कि एजीएम के 6 वीक पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजीएम के 6 वीक पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको भैया ये रेजोल्यूशंस भेजना पड़ेगा। अब कंपनी तो चालाक निकली, जैसे ही ये आया तो एजीएम 30 सितंबर की रखने की वजह से 15 सितंबर रख दिया, और उस भाई साहब का तो एजेंडा डिस्कस ही नहीं होगा। ऐसा न हो, इसीलिए कानून ने वहां पे एक प्रोविजन बनाया, एक और प्रोविजन इसके अंदर बनाया कि कंपनी अपना एजीएम का नोटिस भेजती है, इससे पहले अगर कंपनी को ये रिक्वेस्टनिस आ जाता है तो कंपनी को ये एजेंडा जो रिक्वेस्टनिस ने बोला है वो कंसीडर करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि वो 6 वीक पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम ऑन गाइस, फिर से क्या बोला, कंपनी का अगर ये वाला नोटिस भेजने का बाकी है, इससे पहले अगर रिक्वेस्टनिस्ट ये रिक्वेस्ट भेज देता है, तो कंपनी को कुछ भी करके ये एजेंडा यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपल एज दैट। देखो क्या लिखा है,
company shall be, the requisition shall be valid only if it is deposited at least 6 weeks before the AGM. However, if after the requisition is deposited with the company, the AGM is called on a date within 6 weeks of the date of the deposits of the requisition, the requisition shall be deemed to have been properly deposited. आपने दे दिया, उसके बाद कंपनी विदिन 6 वीक्स के अंदर अगर जनरल मीटिंग कर रही है तो वहां पे कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी को हमारा ये रिक्वेस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट्स है इसमें अभी नहीं लूंगा, मुझे कंटिन्यूएशन के अंदर इसको खत्म करना है और ओनली 2 मिनट्स। सपोज ये अपना किसी एक का नाम लेते हैं ना यार, मजा आएगा। सपोज ये अपना अक्षत है, ठीक है, और ये अक्षत चाहता था कि वो कंपनी का शेयर होल्डर था, रिलायंस का शेयर होल्डर था, राइट। और अक्षत के पापा की सपोज कोई बड़ी स्पोर्ट्स की दुकान थी जिसमें सारे स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते थे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल है गाइस, फिर ऐसे मत बोलना उसको कि मेरे लिए ये लेके आना वो लेके आना, राइट, है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अब अक्षत ने रिलायंस के शेयर्स लिए, उसके पास 10% शेयर्स थे रिलायंस के, ठीक है। अक्षत ने रिलायंस के शेयर्स लिए, उसके पास 10% शेयर्स थे। नाउ अक्षत ने मेरे से ये सेक्शन 111 पढ़ा था, उसको पता था कि अगर ऐसा कुछ सजेशंस या मैटर हम कंपनी को भेजते हैं तो कंपनी की ड्यूटी हो जाती है कि वो सबको सर्कुलेट करे। अक्षत ने 2 पेज का लेटर बनाया और उसके अंदर लिखा, टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, I Akshat so and so, son of so and so, residing at so and so, I am having 10% of share capital of the company, and with this I would like to state as under। इसने लिखा कि भैया मेरे पापा की बड़ौदा में इस जगह पे स्पोर्ट्स की इतनी बड़ी दुकान है, हम ये चीज बेचते हैं, रीजनेबल रेट से बेचते हैं, राइट। जो भी कस्टमर ये चिट्ठी लेके आएगा उसको हम 10% का डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, हम होम डिलीवरी भी करते हैं, हमारी ये वेबसाइट है, हम ऑनलाइन ऑर्डर भी वहां पे एक्सेप्ट करते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऐसा सब कुछ लिखा। एंड रिलायंस को बोला है, रिलायंस दिस इज द सजेशन, तो ये सारे अपने लाखों शेयर होल्डर को शेयर कर दे। हे कम ऑन गाइस, इसने रिलायंस को नोटिस दिया और बोला कि तू अपने ये लाखों शेयर होल्डर्स जो है वो लाखों शेयर होल्डर्स को तू ये चीज सर्कुलेट कर ले, मुफ्त में एडवर्टीजमेंट हो रही है तो क्यों ना करे, समझना, थोड़े से पैसे देके वहां पे ये तू अपने लाखों शेयर होल्डर्स को सेंड कर दे। क्या रिलायंस अक्षत का ये लिफलेट जो उसने दिया है, जो पैम्पलेट, जो ब्रोशर उसने दिया है, क्या रिलायंस इसको सर्कुलेट करेगा? क्या रिलायंस इसको सर्कुलेट करेगा? है कम ऑन गाइस, द आंसर इज सिंपली नो। बट रिलायंस के पास ऐसा पावर नहीं है मना करने का। अगर किसी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि सेक्शन 111 का ये लोग तो मिसयूज कर रहे हैं एंड अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी को हर्ट करता हो, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो उस केस के अंदर कंपनी के पास डायरेक्ट मना करने का पावर नहीं है। कंपनी हैव टू अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं ये तो भैया ना इंसाफी है, ये तो नहीं चलेगा यार, ये तो मुफ्त में एडवर्टीजमेंट होने वाली बात हो गई, राइट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बोल दे कि नहीं तेरे को ये सब कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी वहां पे उस चीज को क्या कर सकती है गाइस? स्टॉप कर सकती है। कम ऑन, द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट if central government is satisfied that the rights conferred under section 111 are being abused to secure needless publicity for the defamatory matter. CG may also order that the requisitionist shall pay to the company the cost incurred by the company, because आज कंपनी को ये चीज मना करने के लिए किसके पास जाना पड़ा? तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा गाइस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दिया तब जाके कंपनी ये चीज स्टॉप कर सकती है, तो यहाँ पे जाने का खर्चा होगा गाइस, राइट। कंपनी को इस दुनिया की सबसे हसीन प्लेस पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे सर? सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स पे जाना पड़ेगा, समझना गाइस। वहां जाके सचिन ठक्कर को अथॉरिटी देना पड़ेगा, वहां जाके फिर उनको बोलना पड़ेगा कि हे सचिन सर आप जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 111 के तहत हमारे लिए ऑर्डर लेके आओ और फिर जाके हम इस चीज को स्टॉप करेंगे।
तो मैं मुफ्त में तो काम करूंगा नहीं, मैं मेरी फीस लूंगा 50,000 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने का, ये ऑर्डर लाने का, उसका जो भी खर्चा होगा, उसका पिटीशन बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, विल टेक ना, राइट। तो ये खर्चा हुआ, अननेसेसरीली कंपनी को ये खर्चा बेयर करना पड़ा। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सीजी में ऑल्सो ऑर्डर, सीजी वहां पे बोलेगा कि रिक्वेस्ट लिस्ट अगर जिसने ये हरकत की, इसके लिए कंपनी को ये खर्चा भुगतना पड़ा, shall pay to the company the cost incurred by the company in making the application to the central government, notwithstanding that the request list was not a party to the application, राइट। सीजी को एप्लीकेशन तो कौन करने के लिए गया था? कंपनी ही करने गई थी ना, कंपनी के बिहाफ पे मैं गया था। रिक्वेस्ट ने तो सीजी को एप्लीकेशन किया ही नहीं है, तो इसने बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर के रिक्वेस्ट ने एप्लीकेशन किया है कि नहीं किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे क्या कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे रिक्वेस्ट को बोल सकता है कि ये पैसा तेरे को पे करना पड़ेगा। डिफॉल्ट, अगर आप कुछ डिफॉल्ट करते हो गाइस, तो 25,000 तक का पेनल्टी आपको यहाँ पे हो सकता है। कम ऑन गाइस, बहुत इजी था, ठीक है। क्या बोला इसने? किसी भी मैटर के लिए आप अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो पूरा सेक्शन हमने यहाँ पे छाप दिया। किसी भी मैटर के लिए शेयर होल्डर्स मतलब के रिक्वेस्ट लिस्ट, राइट, अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, राइट, तो 2 वीक पहले, एंड अगर कोई रेजोल्यूशंस पास करवाना चाहते हैं तो 6 वीक पहले कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे भेजना पड़ेगा। ये ड्यूली साइंड होना चाहिए, साथ में आपको रीजनेबल एक्सपेंस भी कंपनी को देना पड़ेगा। आगे सारी बातें, कितने शेयर होल्डर्स एटलीस्ट होने चाहिए? तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल इनके पास है, या 1/10 ऑफ वोटिंग पावर इनके पास होना जरूरी है। इतने एटलीस्ट इनके पास शेयर होल्डिंग होना जरूरी है, तब जाके वो रिक्वेस्ट लिस्ट कहलाएंगे और वो रिक्वेस्ट कंपनी को कर सकते हैं। कंपनी इस चीज को स्टॉप करवा सकती है, यस डेफिनेटली करवा सकती है। कंपनी इस चीज को स्टॉप करवाना चाहे तो करवा सकती है, राइट, कि ये हमको आगे नहीं भेजना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल वहां पे आपको लेना पड़ेगा। सिंपल। ये वैष्णवी क्या बोल रही है नहीं समझ में आया, थोड़ा लैग हो रहा है। अच्छा बेटा, आपका इंटरनेट देखो, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरे यहाँ तो कंप्लीट है। ठीक है, आपको समझ में आया ना ये सब कुछ? यस, ऑल आर सेइंग परफेक्ट है, राइट। सो देख लीजिए बेटा आप लोग का इंटरनेट स्पीड एंड ऑल, मैं तो हाई स्पीड में बैठा हूँ, सो आई डोंट थिंक सो कोई इशू आएगा। कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यस पहली बार आज किसी ने बोला है कि लैग हो रहा है। डिपॉजिट किया है तो वापस, बेटा डिपॉजिट कहाँ किया था? वो तो खर्चा है ना। डिपॉजिट किया होता तो वापस मिल जाता है डिपॉजिट के नाम पे, राइट, बट अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं देन यस शेयर होल्डर हैव टू बेयर। यस गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 111 115, राइट। 115 जो है वो स्पेसिफिक 4 ही बातों को लेके बैठा है, और 111 कोई भी सिखावन शेयर होल्डर देना चाहता है कंपनी को, या स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहता है, या रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता है, उसके बारे में बात करता है। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। 111 115 में अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अक्षत का डाउट है, इफ आर्टिकल्स एंड एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग एनी रेजोल्यूशन स्पेशल नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अल्टरनेटिवली सेक्शन 111 विल बी एप्लीकेबल। यस बेटा, 111 तो एप्लीकेबल ही है। 111 में एक्ट या आर्टिकल्स की कुछ जरूरत नहीं है। बोलो और कुछ, एनी अदर डाउट्स? 111 115 मजा आ गया आज, बड़े दिनों बाद आज लॉ की प्रोविजंस पढ़ रहे हो आप लोग। Sir, if AGM's notice come first, then requisitionist agenda will not be discussed. राइट बेटा, अभी अभी देखा हमने कि अगर एजीएम का नोटिस आ गया है उसके बाद रिक्वेस्ट जाता है और वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो 2 वीक ही है, तो 2 वीक में कोई इश्यू नहीं होगा, बिकॉज एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले आता है और 2 वीक वाला हो जाएगा। 6 वीक में आपको कंपलसरीली कंप्लाई करना पड़ेगा, 6 वीक पहले आपको भेजना पड़ेगा। बट ये सबने वहां पे देखा कि आपने भेजा है, उसके बाद कंपनी अगर नोटिस इश्यू कर रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर 6 वीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपनी को वो कंसीडर करना पड़ेगा। कंपनी का नोटिस अगर निकल गया है फिर आप 6 वीक वाला भेजते हो तो वहां पे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस चीज को डिस्कस करना ही करना हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी के पास फिर वहां पे पावर हो जाएगा। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट गाइस? आपके पास 1 मिनट और है डाउट पूछने के लिए, अगर कुछ है तो।
Then we'll start with the next section. मेंबर्स रेजोल्यूशन एंड मेंबर्स स्पेशल नोटिस में क्या डिफरेंस है? मेंबर्स रेजोल्यूशन बेटा जो है वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए कोई मैटर भी हो सकता है। एंड स्पेशल नोटिस सिर्फ 4 पर्पस के लिए होती है एक्ट के हिसाब से, राइट, कि जिसमें तो कंपलसरीली रेजोल्यूशंस ही पास करना है। इसमें आपको सिखावण या कोई पंचायत नहीं कर रहे हो, राइट। इसमें सिर्फ आप सीधा बोल रहे हो ऑडिटर को रिमूव रिप्लेस करना है जो रिटायरिंग है, या फिर डायरेक्टर के लिए सेम प्रोविजंस है। इसमें और कुछ बात नहीं होगी, सीधी बात, नो बकवास, मतलब स्पेशल नोटिस सिर्फ 2 ही जनों के लिए, 4 मैटर के लिए वो डिस्कस होता है। और कुछ भी बात करनी है, कुछ भी बकवास करनी है तो 111 है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 111 एंड 115। रिक्वेजनिस्ट वर नॉट अ पार्टी टू एप्लीकेशन मींस का मतलब ये होता है बेटा कि आज आप किसी भी कोर्ट को कोई एप्लीकेशन करते हो तो यू आर दी एप्लीकेंट जिसने ये एप्लीकेशन किया है, समझना, यू आर दी पिटिशनर जिसने ये पिटिशन किया है। अब यहां पे कंपनी एप्लीकेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, समझना, बिकॉज कंपनी जा रही है कि भैया मुझे ये सर्कुलर जो ये रिक्वेस्ट ने दिया है वो आगे नहीं भेजना है। रिक्वेस्ट तो गया ही नहीं, तो रिक्वेस्ट वहां पे ऐसा बोल सकता है ना कि मैं तो सीजी के पास गया ही नहीं था, आप दौड़ डाए होके गए थे, अब खर्चा आप भुगतो। इसीलिए यहाँ पे बोला कि अगर रिक्वेस्ट ने ये एप्लीकेशन नहीं भी किया है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल सकता है कि हे रिक्वेस्ट ये जो खर्चा हुआ वो तेरे को बेयर करना पड़ेगा। आई होप शिवानी, इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट? हे कम ऑन गाइस, आपका डाउट, डाउट आपका, आंसर मेरा, कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब टॉपिक के रिलेटेड। सर एटलीस्ट 2 वीक्स, तो उसमें तो बाद में फर्स्ट स्पेशल नोटिस सेंड करेंगे ना। हाँ तो वो तो स्पेशल नोटिस कहाँ है यार? स्पेशल नोटिस और 2 वीक को मर्ज मत कीजिए मोहतरमा, ये 2 वीक जो है ये 111 का है, स्पेशल नोटिस जो है वो 115 का है, राइट। स्पेशल नोटिस जो है वो 14 दिन पहले भेजने का, ये रहा, राइट। स्पेशल नोटिस इज डिफरेंट थिंग। स्पेशल नोटिस 115 में आएगा और वो 2 वीक है, उसमें तो सिर्फ आपको सिखावट देनी है, स्टेटमेंट दैट यू वांट टू सर्कुलेट बाय द कंपनी टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सिंपल एज दैट, राइट। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा गाइस, ये जो पीडीएफ के अंदर मैं लिख रहा हूं ना, दैट विल बी शेयर्ड विद यू, नो वरीज, सो दैट अगर आपको कुछ रिवीजन करना हो या ऐसा कुछ तो पता चल जाए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं फिर। आई गेस आई हैव सॉल्व्ड ऑल योर डाउट्स, राइट, देयर इज नो मोर डाउट्स आई सपोज। फिर भी कुछ है तो डेफिनेटली पूछ लेना, कोई बात नहीं। सो वी हैव डन विद दिस 115 एंड दिस, राइट। सो फिलहाल आज अपन एक काम कर सकते हैं, 120 से 122 ये छोटे छोटे सेक्शंस है, और तो वो खत्म कर लेते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फॉर 106 to 110 इन द नेक्स्ट सेशंस। इसके बाद कपल ऑफ सेशन और चाहिए, शायद कल नहीं होगा खत्म, कल एंड परस मतलब एक और सेशन, एंड देन विल फिनिश विद दिस चैप्टर गाइस। ठीक है, अपन को डिस्कस करने का है 120 से 122। जो सेक्शंस अभी डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस वो नेग्लिजिबल सेक्शंस है, मतलब ठीक ठाक सेक्शंस है, इतना टेक्निकल नहीं है उसमें, ऐसे बोल रहा हूं मैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी कमेंट नहीं करता, बिकॉज आईसीएआई में आस्क एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक ठाक एज इन कि भैया वो नेग्लिजिबल सेक्शंस है, मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। टेल मी द पेज नंबर गाइस फटाफट, 120 कौन से पेज नंबर पे है? सेवन 7.31, ओके, थैंक यू। यस गाइस, हमने 118 देखा था मिनट्स के बारे में, उसके बाद हमने 119 देखा था इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स के बारे में। बस उसके कंटिन्यूएशन में गाइस है मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि भैया आपको कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करना हो, राइट, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हो ई मोड में अंदर, मतलब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसका प्रिंट निकालना है, ऐसा नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रखना है। तो कानून ने उसके लिए सेक्शन बनाया गाइस, थोड़ा सा थियोरेटिकल सेक्शन है, इसमें कोई वो ऐसा कुछ बड़ा सा समझने वाली बात नहीं है, इसके अंदर बहुत इजी है, राइट। तो यस, कानून ने बोला कि आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स है या कोई रिकॉर्ड है, कोई रजिस्टर या मिनट्स है, राइट, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, allowed to be inspected,
राइट, एंड टू बी गिवन टू एनी पर्सन। मतलब कि कंपनी इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख भी सकती है, कंपनी किसी पर्सन को इंस्पेक्शन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अलाउड भी कर सकती है, कंपनी किसी को ये कॉपी देना चाहती है तो सॉफ्ट कॉपी में वो किसी को फॉरवर्ड भी कर सकती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाया, संभाल के रख दिया, किसी को इंस्पेक्शन भी करना था तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही उसको अलाउड किया, किसी को चाहिए था वो कॉपी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही सेंड कर दिया। तीन चीजें है गाइस, एनी डॉक्यूमेंट, एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स, राइट, ये सब कुछ कॉमन है। रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कंपनी, अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड, एंड इसका वहां पे सॉफ्ट कॉपी में अगर किसी को फॉरवर्ड करना है तो डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हो। तीनों पॉइंट को गाइस वहां पे हाईलाइट कर देना, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड, एंड टू बी गिवन टू एनी पर्सन। बाकी तो कॉमन ही है तीनों वर्ड्स के अंदर, तीनों लाइन के अंदर। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, रजिस्टर एंड मिनट्स के बारे में वो बात करता है। कम ऑन गाइस, फटाफट। देन उसके बाद वो बोलता है फॉर्म्स एंड मैनर्स। हे कम ऑन, the form and manner of keeping, inspection and giving copies of the documents, records etc shall be such as may be prescribed। वो जहां जहां पे ऐसा लिखा होता है as may be prescribed, वो prescribed कहां पे होता है तो उसके बाद एक्ट के बाद क्या बनता है गाइस, रूल्स बनता है, और रूल्स के अंदर ये चीजें प्रिस्क्राइब्ड हो जाती है। The provision of section 120 shall not prejudice any other provision of the act। सिंपल। कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड, कौन सी कंपनीज के लिए ये चीज है, तो ये भी कंपलसरी प्रोविजंस नहीं है गाइस, ये जो भी कंपनी का नाम लिखा है वो ऑप्शनल है। Following classes of companies may maintain their records in the electronic form। Following classes of companies may लिखा है गाइस, मतलब कंपलसरी नहीं है, समझना, नॉट मैंडेटरी। अगर इनको भी अभी भी किसी पुरानी मेथड से ही मेंटेन करना है तो कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी यानी कोई सी भी कंपनी जिसके मिनिमम 1000 नॉट लेस देन, मतलब 1000 और मोर शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर है। थाउजेंड और मोर सिक्योरिटी होल्डर, तो वो वहां पे ये चीज कैसे मेंटेन कर सकते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर सकते हैं। ये एक्ट आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर एग्जिस्टिंग कंपनियों को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, फिजिकल मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको मेंटेन करने का, द रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म in such manner as the board of directors may thinks fit, provided that subject to कि जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो, राइट, द रिकॉर्ड्स वो सारे रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो आपको सेम फॉर्मेट में, फिर फिजिकल में फॉर्मेट अलग और इलेक्ट्रॉनिक मोड में फॉर्मेट अलग, ऐसा वहां पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दोनों में फॉर्मेट आपका सेम रहना चाहिए, समझना, राइट। फिर इसमें नोटिस अलग तरीके से बनाए, हार्ड कॉपी बनानी है तो सॉफ्ट कॉपी में अलग तरीके से बनाए, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर ऐड करते हो, द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, दैट शुड बी एडिक्वेटली रिकॉर्डेड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, राइट। वो प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्ड करना है। द रिकॉर्ड्स must be capable of being readable, retrievable and reproducible in the printed form, right। ऐसा होना चाहिए रिकॉर्ड आपका कि आप उसको रीड कर सको, फिर से उसकी जरूरत है तो उस कॉपी को निकाल सको, और उसको कहीं पे आपको रेफरेंस के तौर पे रिप्रोड्यूस करना है तो वो भी आप कर सको। इस हिसाब से आपको ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ये आपको डिजिटली साइन करने पड़ेंगे, डेट भी डालना पड़ेगा, और ऐसा मेक श्योर कि आप उसको बैकडेटेड साइन ना कर रहे हो, मतलब डिजिटल सिग्नेचर आता है गाइस, समझना, कि जिसमें आप आईडी पासवर्ड डाल के अपना साइन कर सकते हो। तो डिजिटल साइन जैसे ही आप करते हो ना गाइस, तो इसमें डेट आ जाता है, क्या जाता है, डेट आ जाता है, और आईपी एड्रेस भी पीसी का आ जाता है जहां पे आपने सिग्नेचर किया है, राइट। सो यस, वो डिजिटली साइन होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आपको इस तरीके से ये बनाना है कि एक बार इसका डेट एंड साइन हो जाए, सो यू कैन नॉट ऑल्टर एंड एडिट इन द सेड रिकॉर्ड, शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडिटेड और ऑल्टर्ड। एक बार आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, डेट लगा दिया या साइन कर दिया। द रिकॉर्ड्स शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। ये जो भी रिकॉर्ड्स आप वहां पे, ये जो भी रिकॉर्ड्स आप वहां पे रख रहे हो, द रिकॉर्ड्स शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड, आपको उसको अपडेट करना है प्रोविजंस के हिसाब से, राइट। जो भी रूल्स रेगुलेशंस वहां पे है अकॉर्डिंगली, एंड द डेट ऑफ अपडेटिंग शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन एवरी अपडेशंस।
For the purpose of this rule, the term records मतलब register, records, index, agreements, memorandum, minutes, ये सब कुछ वहां पे consider हो जाएगा. Following person shall be responsible for the maintenance and the securities of the electronic record. तो यहाँ पे कंपनी के दिग्गज लोग की बात कर दी है गाइस. कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर ऑथोराइज्ड डायरेक्टर या ऑफिसर होता है. उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ड्यूटीज ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, राइट. इनको वहां पे इनकी कुछ ड्यूटी है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि ये इसमें क्या लिखा गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. ये वहां पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपका सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर कर दे बाद में, राइट. किसी के पास अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए. वो पीडीएफ वर्जन या ऐसा कोई वर्जन होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई एडिट ना कर सके, रीराइट ना कर सके, उसको इरेज ना कर सके, ऐसा वर्जन वहां पे होना चाहिए, राइट. तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है गाइस. ये आपको होमवर्क में पढ़ने का, ड्यूटीज. कुछ डाउट हो तो पूछ लेने का, ठीक है. बहुत इजी इजी चीजें है गाइस इसके अंदर. इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ records maintained in the electronic form. The records maintained in the electronic form shall be made available for the inspection. Definitely inspection कर सकते हैं इसका. अगर कॉपीज किसी को चाहिए, राइट, तो आप वहां पे पैसा भी चार्ज कर सकते हो. 10 रुपया पर पेज, आगे पीछे होगा तो 20 रुपया. जेरोक्स जैसा चालू कर दिया इस अपन. यहाँ पे 10 रुपीज पर पेज और पार्ट ऑफ द पेज वहां पे आप चार्ज कर सकते हो. अगर किसी को उसका कॉपी चाहिए, तो कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट. वो डेफिनेटली कंपनी ई मोड से सेंड कर देगी, बट यस कंपनी में चार्ज मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज. दिस इज व्हाट सेक्शन 120 गाइस. अब इसके बाद का सेक्शन 121 है, बट ये मेक श्योर आप यहाँ पे लिख रहे हो अच्छे से कि दिस इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी ओनली. दिस इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी ओनली. सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ही है कि भैया आप जो जनरल मीटिंग करते हो, इसने बोला आप एजीएम करते हो, तो इस एजीएम का आप क्या बनाते हो. हर एक कंपनी को ये एप्लीकेबल है कि कोई भी जनरल मीटिंग करते हो आपको मिनट्स बनाना है. हमने सेक्शन 118 के अंदर इसको डिस्कस किया था, ठीक है. तो कोई भी आप जनरल मीटिंग करते हो, आप इसकी मिनट्स बनाते हो. कानून ने बोला कि आप इस एजीएम का मिनट्स बनाते हो. अब आपको, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो आपको एजीएम का मिनट्स तो बनाना ही है. दिस इज फॉर ऑल कंपनी, ठीक है. दिस इज फॉर ऑल कंपनी. लिस्टेड कंपनी को वहां पे क्या करना है, तो इस एजीएम के मिनट्स के साथ साथ आपको रिपोर्ट ऑन एजीएम भी बनाना है. एंड दिस इज इन एडिशन टू द मिनट्स. आपने जो मिनट्स बनाया, वैसे बातें इसके अंदर 90% मिनट्स जैसी ही है, राइट. दिस इज इन एडिशन टू द मिनट्स. तो लिस्टेड कंपनी को गाइस जब भी एजीएम करते हैं, तो उसको ये दोनों चीज करने की, मिनट्स भी बनाने का एंड रिपोर्ट ऑन एजीएम भी बनाने का, अंडर सेक्शन 121, राइट. ये किसको एप्लीकेबल है, तो इसने बोला ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही एप्लीकेबल है. बहुत इजी है गाइस. लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन ईच एजीएम. जितनी भी आप जनरल मीटिंग करेंगे उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनाना है. इस रिपोर्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड बातें लिखनी है, वो पढ़ेंगे अपन अभी क्या बातें हैं. रिपोर्ट शैल कंफर्म दैट द एजीएम जो आपका है वो प्रॉपर्ली कन्वे हुआ है, प्रॉपर्ली आपने हेल्ड एंड कंडक्ट किया है as per the provision of these act and the rules made thereunder, right. To file with ROC a copy of such report, sorry, मतलब कि कंपनी ने ये रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट ऑन एजीएम, राइट. कंपनी ने ये रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट ऑन एजीएम, एंड फिर इस रिपोर्ट को वहां पे फाइल कर दिया आरओसी के साथ. समझना,
ये 30 डेज के अंदर अंदर आपको वहां पे फाइल करना पड़ता है। और ये जो रिपोर्ट होता है गाइस, वो इसका एक फॉर्मेट है, मतलब ये ई फॉर्म है MGT15। इस MGT15 के अंदर आपको ये फाइल करना होता है 30 डेज के अंदर अंदर। दिस इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, राइट। आप भी ऐसा वहां पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट ऑन AGM टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन AGM, राइट। एंड MGT15 के अंदर आपको ये ROC को फाइल कर देना। The copy shall be filed within 30 days of the conclusion of the AGM. The company shall pay such filing fees and such additional fees as may be prescribed. Punishment for the contravention: if a company fails to file the report within 30 days of the conclusion of the AGM, the punishment shall be as under. अगर कंपनी वहां पे फेल हो जाती है, 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट नहीं फाइल किया, तो यस, कंपनी शैल बी लायबल। पेनल्टी वहां पे कंपनी को लग सकता है 1 लाख रुपए का, राइट। एंड विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 ईच डे। अगर कंटिन्यू किया तो 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी उनको वहां पे लग सकता है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be applicable to a minimum penalty of ₹25,000. And in case of continuing default है तो with a further penalty of ₹500 for each day after the first during which such failure continues, subject to a maximum of ₹1 lakh। ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी है। अब ये रिपोर्ट के अंदर क्या होगा गाइस, तो वही की वही बातें होती है जो जनरली मिनट्स के अंदर होती है। The report on AGM shall be prepared in addition to the minutes। ये देखो, पहले तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया। रिपोर्ट के अंदर फेयर एंड करेक्ट समरी लिखनी है, राइट। जैसे हम उसमें मिनट्स के अंदर लिखते थे गाइस, वही का वही कि आपने कब मीटिंग किया, डेट, आर, वेन्यू, राइट। भैया अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन किया था कि नहीं किया था, उसका कंफर्मेशन दीजिए। कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, कोरम आया था कि नहीं आया था, राइट। कोरम प्रेजेंट था कि नहीं था, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस कंफर्मेशन दीजिए कि आपने रूल्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, राइट। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं ना गाइस, वैसे ही सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आते हैं कि जो ICSI ने बनाए हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, राइट। तो इसमें 2 SS ऐसे है गाइस जो आपको एप्लीकेबल भी है। एप्लीकेबल एज इन कि आपको जानने जरूरी है। SS1 जो है गाइस वो बात करता है, SS1 जो है वो बात करता है बोर्ड मीटिंग के बारे में, एंड SS2 जो है वो बात करता है जनरल मीटिंग के बारे में। फिर आपने कौन से एजेंडा, यहाँ पे लिख दीजिए बाहर, कौन सा एजेंडा आपने डिस्कस किया है गाइस, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड, राइट। तो यस, वो एजेंडा भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग एंड चेंज इन वेन्यू, राइट। आपने कुछ वेन्यू के अंदर चेंज किया है, पोस्टपोन किया है मीटिंग, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एनी अदर पॉइंट्स रेलेवेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, वो भी आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। Signing of the report shall be signed and dated by the chairman. Yes, definitely it has to be signed by the chairman of the meeting, or in case of his inability to sign by any 2 directors of the company, right। तो कोई भी 2 डायरेक्टर्स वहां पे सिग्नेचर करेगा, राइट। तो पहले क्या बोला गाइस, चेयरमैन सिग्नेचर करेगा, या फिर अगर चेयरमैन की एबिलिटी नहीं है तो इट हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें से एक क्या होना जरूरी है गाइस, MD होना जरूरी, अगर कंपनी में है तो। एंड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, एंड लिखा है गाइस, मतलब 2 डायरेक्टर, उसमें से एक MD होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी में MD है तो, बट अगर MD नहीं है तो 2 डायरेक्टर चलेंगे, राइट। एंड साथ में कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर चलेगा। एक बाजू अकेला चेयरमैन की सिग्नेचर इनफ है, या फिर 3 जन की सिग्नेचर जिसमें 2 डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी। वेरी क्लियर। फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, ये आपको MGT15 में 30 दिन के अंदर ROC को फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार मतलब ROC। दिस इज व्हाट सेक्शन 121, जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ही एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी और कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर कंपनी में CS नहीं है ऐसा तो वायोलेशन है, बिकॉज़ लिस्टेड कंपनी में CS होना कंपलसरी है।
हाँ, बट अगर सीएस ने रिजाइन करके गया है और अभी अपॉइंट नहीं किया है आपने, तो विदाउट सीएस आप वहां पे एक नोट अटैच कर देना कि हमारे सीएस ने लास्ट मंथ ही रिजाइन किया है, वी आर इन सर्च ऑफ अपॉइंटिंग अ न्यू कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स व्हाई हम 2 की जगह पे 3 डायरेक्टर सिग्नेचर कर रहे हैं, और फिर वहां पे आपको नोट अटैच करके जाने देने का, बाकी कंपलसरी होता है। ठीक है गाइस, 120 हमने देखा, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की, इंस्पेक्शन करने की और सबमिट करने की। 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, जो बात करता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, राइट। ये हर एक चीज, अब तो आपके पास भी स्पाइरल है और वही स्पाइरल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये एक एक चीज आप पिन पॉइंट करते जाओगे, पढ़ते जाओगे गाइस। और जितने भी हमने सेक्शंस कर रखे हैं, बिकॉज ये 122 के बाद हमारे सिर्फ 5 सेक्शंस बाकी रहेंगे, राइट। बाकी सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीक के अंदर ये सब कुछ रिवाइज एक बार कर लेते हो गाइस, बिकॉज हमारा कल सेशन है, फिर इस वीक में सेशन नहीं है। तो मैं आपको एक वीक तक का टाइम देता हूँ। सर ये तो वैलेंटाइन वीक है, अरे तो क्या हुआ, वैलेंटाइन वीक हो या कोई सा भी वीक हो, पढ़ाई पढ़ाई की जगह पे होती है। आपने मेरे स्टेटस देखे होंगे, आपने रिजल्ट्स देखा होगा, राइट गाइस। अभी इंटर का रिजल्ट आया गाइस, राइट। मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ ना, वो आप लोग को भी मालूम है। 29 स्टूडेंट्स गॉट एग्जाम्शन मार्क्स इन माई सब्जेक्ट्स। एग्जाम्शन मार्क्स मतलब समझते हो, 60 और मोर, 60 और मोर मार्क्स, राइट। बहुत सारे लोगों के इसमें से 10 या 12 जन ऐसे है, 10 जन तो मैंने कंफर्म किए, 2 जन का सिर्फ सुना है, रिजल्ट नहीं देखा, इसीलिए 10 से 12 बोल रहा हूँ। उनके 70 अबव है, एंड हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 78 मार्क्स है। समझना है गाइस। टिल डेट हाईएस्ट मार्क्स की बात करो गाइस तो 84 आया है। सो आई वांट कि आपकी बैच ये 84 का रिकॉर्ड तोड़े, दैट आई वांट। इस अटेम्प्ट के हाईएस्ट मार्क्स 78 है, टिल डेट हाईएस्ट मार्क्स इन सीए इंटर इट इज 84। सो आई वांट कि आप ये 29 वाला रिकॉर्ड तोड़िए। 29 स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन आया है, आप सारे के सारे लेके आइए ना यार, समझ में आ रहा है, राइट। और 84 वाला भी रिकॉर्ड तोड़िए यार। मैं बैठा हूं ना, आपको क्या सीखना है, जब भी जो भी सीखना है, जो भी डाउट मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर है, फील फ्री टू आस्क मी गाइस। यस आई वांट दिस कि मैं आप सबका रिजल्ट मेरे स्टेटस के अंदर रखूं, राइट। तो उसके लिए गाइस मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे स्टोरी ऑफ फॉर्म में पढ़ाऊंगा गाइस, आप बोलोगे सर एक और स्टोरी सुनाओ, मैं एक और स्टोरी बनाऊंगा, राइट। बट यस वो जोश, वो जुस्सा, वो आपके अंदर होना जरूरी है। यस गाइस, मानव का डाउट है चेयरमैन साइंस रिक्वायर्ड, तो चेयरमैन वही होगा ना जो हम सिलेक्ट किया था मीटिंग में। यस बेटा, बट चेयरमैन उस मीटिंग के अंदर तो था, मीटिंग के बाद चेयरमैन कहीं बाहर चला गया है, या चेयरमैन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, या कुछ भी है, इनकैपेबल हो गया है चेयरमैन सिग्नेचर। बिकॉज ऐसा तो है ही नहीं कि मीटिंग खत्म हुआ तुरंत रिपोर्ट बन गया, 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद बनाओगे, बिकॉज फाइल भी तो 30 दिन के अंदर करना है, राइट। तो अगर उस टाइम पे चेयरमैन की अवेबिलिटी नहीं है या इनकैपेबल हो गया है, तो कोई बंदा मतलब कि 2 डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी अगर सिग्नेचर करता है तो चलेगा। 122 गाइस जनरली बात करता है कि यस दिस सेक्शन 122 इज नॉट एप्लीकेबल टू द ओपीसी। मतलब उसमें कुछ प्रोविजन, बिकॉज ओपीसी है वो 1 पर्सन कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक मेंबर क्या मीटिंग करेंगे अपने साथ। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि भैया सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 से 111 नॉट एप्लीकेबल टू दी 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में फिर किस हिसाब से होगा, तो 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, वही रेजोल्यूशन बनाएगा, वही सिग्नेचर करेगा, और वही कंपनी है, राइट, वही सब कुछ है, तो वो अपने आप से रिकॉर्ड करके वो चीजें रख देगा। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7 एट टू ओपीसी, इसके बारे में ये बात करता है। In case of OPC, for the purpose of transacting any business at general meeting by means of any resolution, it shall be sufficient अगर वो resolution communicate कर दे by the member to the company, right। वही member है, वही company है यार, बकवास है ये सब। resolutions वो minutes book में बना के enter कर देगा, minutes book signed and dated होगा, वो member signature by the member, right। date of signing of the minutes book and shall be deemed to be the date of meeting। जिस दिन उसने signing करके resolutions के अंदर minutes book के अंदर रख दिया, उसी दिन उसका meeting था, ऐसा वहां पे माना जाएगा। For all the purpose of under the act। अगर इसमें डायरेक्टर भी एक है, क्योंकि डायरेक्टर पे ऑप्शन है, समझना गाइस। ओपीसी के अंदर अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर मिनिमम 1 मैक्सिमम 15 हो सकता है, राइट। बट मेंबर की बात करें तो मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो एक ही होता है,
तो डायरेक्टर पॉसिबल है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ एक ही है तो ही ये आएगा। इफ देयर इज ओनली वन डायरेक्टर इन दी ओपीसी, तो वहां पे इसने बोला कि यहाँ पे भी सेम ऊपर जैसा था वैसा ही, कि जो भी रेजोल्यूशन उसको पास करना है वो बना के मिनट्स बुक के अंदर डाल दे, एंड मिनट्स बुक को साइन करे एंड डेट करे। जिस दिन इसने मिनट्स बुक के अंदर वहां पे डाल दिया उसी दिन उसका मीटिंग था, ऐसा वहां पे कंसीडर किया जाएगा। तो गाइस ओपीसी को ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, एंड ओपीसी को किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में ये पॉइंट डिस्कस करना है, ये डिस्कस करता है। Yes, this is what all about section 122 guys. So we have done with this, we have done with 111, 115, 120, 122. So we left with section 106, 7, 8, at 106 and 7 बहुत छोटू है, 109 भी छोटू है, सिर्फ दो ही बड़े सेक्शन है guys, 108, 110. So definitely I'll be required 3 hours session total, and 3 घंटे में ये हो जाएगा, बट ठीक है वो फिलहाल अपन देखते हैं। आपके डाउट्स गाइस? यस, ये 4 सेक्शंस जो आज हमने किए 111, 115, 120, 21, 22, प्लीज आस्क। तो 111 में लिखा है, पार्थ का डाउट है सर 111 में लिखा है कि रिक्वेस्टनेस हैज टू डिपॉजिट मनी अलोंग विद द रिक्विजिशन। तो डिपॉजिट तो मिलना चाहिए ना कंपनी से। अरे बेटा वो डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट करवाया इसका मतलब ये नहीं कि वो डिपॉजिट दिया है, समझो मेरी बात। मनी डिपॉजिट करवाया इसका मतलब ये नहीं कि वो डिपॉजिट है। मनी डिपॉजिट करवाया उसका गुजराती में मतलब होता है कि पैसा आप्या तमे। बैंक में जाके आपने पैसे डिपॉजिट करवाया मतलब आपने डिपॉजिट नहीं दी है, समझो। मनी डिपॉजिट करवाया इसका मतलब ये कि आपने वो पैसा दिया है, राइट। वो डिपॉजिट नहीं है कि वो आपको रिफंडेबल होगा और वापस मिलेगा। टू गिव मनी, डिपॉजिट मनी मतलब टू गिव मनी फॉर such expenses that is required to be occurred by the company for sending these notices to the shareholders of the company. Yes guys, any other doubt? ठीक है, फिर यहां तक रखते हैं आज। ठीक है, मैं ये क्लास वर्क जो था मेरा, मतलब जो मैंने लिखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप ये रिवीजन वगैरह करते रहो, राइट। एंड कुछ भी डाउट्स है तो मुझे डेफिनेटली आप लोग पूछ लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। और जिसने रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, राइट, वो लोग मेरे जो ये चैप्टर के वीडियो सेशंस है गाइस, उसको आप वहां पे देख लेना। कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज।